देखो बेटा एक बार, वो 5 2 माइनस 5 1 इक्वल्स टू 5 2 नॉट माइनस 5 1 नॉट। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया कि डेल्टा फाई आपने लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर डेल्टा फाई कांस्टेंट है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो जनरल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का डेफिनेशन यही है, कभी कोई पूछ ले स्कूल में तो वही कि रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, कैसे एसएचएम में एडिशन हो रहा था, तो यहाँ भी वही है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट by superposition of number of waves will be equal to vector sum of displacement produced by individual waves। तो वही y1 अगर एक ही लाइन के अलावा डिस्प्लेसमेंट है जो कि हम लेंगे, तो आप डायरेक्टली y1 प्लस y2 प्लस y3 भी लिख सकते हैं। So superposition of two sine waves means addition of two simple harmonic motions at a particular point। तो अपन वो ऑलरेडी समझ चुके हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो अब देखो आप इंटरफेरेंस की डेफिनेशंस अगर स्कूल में पूछ लें, ट्वेल्थ में तो बोर्ड में फिर से याद करेंगे, बट ये पर्टिकुलर पोजीशन पर सबका जो फेस डिफरेंस है, यानी मोर देन 3 वेव्स भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल लेते जाएंगे सबका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, कितने वेव्स ऐड कर सकते हैं, बट वो एन वेव्स में एडिशन वो सब में अभी मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। सब अपन ट्वेल्थ में सब करेंगे कि एन वेव्स भी जोड़ लेंगे, सब कर लेंगे। यहाँ पर बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको बता दिया है कि व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय कोहेरेंट sources superimpose in a medium, the intensity of resultant waveform will be different at different points of medium। This phenomena is called interference। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी से रिलेटेड अभी करते हैं, बट इतना पता है कि अलग अलग पॉइंट पर फेज डिफरेंस अलग अलग है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अलग अलग पॉइंट पर निकल के आएगा √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट से, वो भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग आएगा। अब इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी भी अलग अलग पॉइंट की अलग अलग निकल के आएगी, तो इसलिए डेफिनेशन बनाएगी कि व्हेन टू ऑन मोर देन टू वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय कोहेरेंट सोर्सेज। अब इंटरफेरेंस लिया है तो इसलिए सोर्सेज कोहेरेंट कर देंगे, नहीं तो सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है। बट आपने अगर कोहेरेंट सोर्सेज कर दिए तो वो सुपरपोजिशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय कोहेरेंट सोर्सेज सुपरिम्पोज in a medium, then intensity of resultant wave formed will be different at different points of medium। This phenomena is called interference। Coherent sources कौन होते हैं, two sources of waves having constant initial phase difference are called coherent sources। ये आपको पता है, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू देख चुके हैं आप, ठीक है ना। रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर v/2 ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। देखो ट्वेल्थ में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, लाइट वेव की इक्वेशन नहीं होती, यहाँ भी मैंने वैसे निकलवा दी। हाँ धर्मांश कुछ कह रहे हो बेटा। ये आपने अभी निकाला ना कि फेज डिफरेंस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, ये समझ पा रहे हैं हम धर्मेश। जो S2P माइनस S1P आपने लिखा ना, दो वेव्स चल रही हैं सोर्सेस से मिल रही हैं, तो ये P पॉइंट है, कहीं और पॉइंट लेंगे तो वहां पर ये डिफरेंस अलग होगा, S2P माइनस S1P। तो अलग अलग पॉइंट पर ये फेज डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा कि नहीं, ये क्लियर है आपको। कि हर जगह S2P माइनस S1P PP पोजिशन पे डिपेंड करेगा ना बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो हर जगह जब ये फेज डिफरेंस अलग अलग है और मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इस वेव की वजह से A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे लिखोगे, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कॉस फाई नॉट से तो लिखोगे। तो SHM मिल रही है ना। तो ये जो आपका फाई नॉट लिखते हो यही तो है फेज डिफरेंस। तो ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो आपको एम्पलीट्यूड भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मिलेगा कि नहीं, बताइए। तो जब अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा तो सारे स्पेस के पॉइंट पर इंटेंसिटी सब अलग अलग होगी, तो वही लिख रहा है, ठीक है ना। तो जनरल सुपरपोजिशन में भी यही होना था कि अब सुपर इम्पोज कराओगे तो फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगी, बट जस्ट उसका अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फिर हर जगह पर्टिकुलर पोजीशन पर ये चेंज नहीं होगा, तो वो सुपरपोजिशन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा। अब क्लियर है आपको, ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी वाली बात है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना, सब लोग समझें इन चीज़ों को।
ये कोई लापरवाही ना करे। तो देखो, अच्छा मैं लाइट वेव की इक्वेशन पे आ गया था यार, कहाँ से आया था। ये देखो आपका ई नॉट वन साइन ओमेगा टी माइनस के, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बात नहीं, आप मत ध्यान दीजिए, आप एक ही तरह ट्रीट करिए अभी। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक वेव है, दूसरी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट है। तो ये ध्यान रखो बेटा, हम ये जो पढ़ रहे हैं इसमें वेव्स दोनों सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत जगह गलत क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं ट्वेल्थ में एक रॉन्ग क्वेश्चंस नाम से एक वो क्वेश्चन आर्टिकल भी कराता हूँ, क्योंकि बहुत सी बुक्स में कर दिया गया है, बट आप ये गौर कीजिए, अब देखो कैसे निकला है। अब वेव्स मिल रही हैं आपकी किसी पर्टिकुलर एक्स पर, तो एक की इक्वेशन ये, दूसरे की ये, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, तभी ओमेगा टी माइनस के एक्स है दोनों। ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल ए वन ए टू की तरह ट्रीट करिए और कंफ्यूज मत होइए। ए वन साइन ओमेगा टी, ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, मतलब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है। किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन का मतलब यही है, वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है ना। अब ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने वहां किया था, ए वन साइन ओमेगा टी और ए टू साइन ओमेगा टी की तरह। ठीक है ना। मैं क्या बोलूंगा, देखो इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक तरह से ए बोल दिया है मैंने, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, वही ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए बोल दिया, तो साइन ए प्लस बी बन गया। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया है। ठीक है। तो आपने क्या करा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका, ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कॉस फाई नॉट आ गया, और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के आगे क्या आ गया, ई नॉट टू साइन फाई नॉट आ गया। ठीक है। तो इस वाले को क्या बोल दिया गया है, ई नॉट आर कॉस थीटा बोल दिया इसको। ठीक है। और इसको क्या बोल दिया, ई नॉट आर साइन थीटा बोल दिया। ई नॉट आर कॉस थीटा और ई नॉट आर साइन थीटा बोल दिया इसको। ठीक है, तो ये दोनों आप वहां उठा के रख दो, ई नॉट आर कॉस थीटा और ई नॉट आर साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, ई आर इक्वल टू ई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा बन जाएगा। ई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा बन जाएगा, साइन ए कॉस बी लगाते हैं। ठीक है, तो ई नॉट आर क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर ऐड कर दो, वही तरीका बिल्कुल वैसे की वैसे आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, वही फार्मूला, वही करने का मेथड। बट ये कब आ रहा है बेटा, जब ये दोनों वेव्स में ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर आप इसको एक ओमेगा टी प्लस के एक्स भी कर दोगे, कि एक वेव इधर आ रही है एक वेव इधर आ रही है, तो भी ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमेशा ये रिजल्ट कब वैलिड है, कि वेव्स में, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ये है। ये कब है वेव्स में, जब दोनों वेव्स की डायरेक्शन सेम हो। इसी तरह तो एसएचएम में भी तो सेम बोलता था, बस एसएचएम एक ही लाइन के अलावा। ठीक है। तो वेव्स में दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तब ये आप लगा सकते हैं, तभी इसके रिजल्ट वैलिड है। ठीक है ना, वरना ये वैलिड थोड़ी नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को जोड़ने में, ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट को, तो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड आप लिख सकते हैं वही। ठीक है ना। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स को एक तरह से जीरो मान लिया, तो जो भी थीटा आएगा उसमें प्लस थीटा कर देंगे, थीटा वैसे ही आएगा ई नॉट वन और ई नॉट टू के रिजल्टेंट से। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और एनालिसिस का आगे कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कि आपका जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला है, इससे मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला निकालूंगा, और वो अभी लिख लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, जो मैं आपको कह रहा था, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उसका फार्मूला लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आपने इसमें तो देख ही लिया, मैकेनिकल वेव्स में तो, कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ में निकलवाऊंगा मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आई प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वही है, एम्पलीट्यूड ही तो है। ई नॉट वन ई नॉट टू एम्पलीट्यूड ही तो थे। ठीक है। तो आपकी केवल मैकेनिकल वेव्स में ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी, मतलब लाइट में भी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिकल वेव्स में तो ये वैलिड है ही पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी सेम है।
कोई डिफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर आ जाती है। तो आई प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, आई को क्या लिख दिया, देखो ध्यान से, के ई नॉट स्क्वायर लिख दिया, आई को क्या लिख दिया, के ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ लिख दिया मैंने, के से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, के लग दिया इस पे सब जगह। तो ये क्या आ गया, आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू, ये कितना आ गया आपका, आई वन, ये आ गया आई टू, ये क्या है, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है ना, टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव नॉट। ये क्या है, वैलिड फॉर एनी सुपरपोजिशन है बिल्कुल, ठीक है ना। बट अगर फाइव नॉट कांस्टेंट है तो देन इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि केवल इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का फार्मूला हो, ये हमेशा ऐसा फार्मूला, हर इंस्टेंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है वेव्स, दो वेव्स चल रही हैं, दो लाइट सोर्स लगा रखे हैं तब भी यही हो रहा है, ठीक है ना। बट वो इंटरफेरेंस कब है, जब फाइव नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लिख लो बेटा, वो तो आप एम्पलीट्यूड तो निकालना सीख गए, ये भी बहुत काम का है कि दो वेव्स मिल रही हैं तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो लिख दो आप, दोनों की इंडिविजुअल की आई वन आई टू है, तो इसको लिख दो, बिल्कुल याद कर लो, आज से दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई नॉट, ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई नॉट, ठीक है। तो ये क्या है, वैलिड फॉर एनी सुपरपोजिशन है, ये किसी भी तरह के सुपरपोजिशन के लिए वैलिड है। तो ये फाई नॉट इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से सुन लो बेटा, कंडीशंस, मैक्सिमा मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे अगर आई आर मैक्सिमम होगा। तो आपसे छुपाएगा कि आई आर कब मैक्स, ये तो फिक्स है आई वन आई टू, किसी पर्टिकुलर जो सोर्स की अगर इंटेंसिटी सेम है तो आई वन आई टू कॉन्स्टेंट है, अलग अलग पोजिशन के साथ नहीं मान रहे इसका वेरिएशन, ठीक है। बट किसी भी पर्टिकुलर पोजिशन पर ये फाइव नॉट चेंज हो रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर पोजिशन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर होगी, जहाँ पर कि कॉस फाइव नॉट इक्वल टू वन होगा, यहाँ पर कि कॉस फाइव नॉट इक्वल टू वन होगा। कॉस फाइव नॉट वन कब कितना होता है, आपको मैथ भी बहुत ज़्यादा आती है आप सब लोगों को, ठीक है। तो कॉस फाइव नॉट इक्वल टू वन मतलब फाइव नॉट इक्वल टू टू एन पाई पर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, तो टू पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस इक्वल टू टू एन पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है आपका, एन लेमडा आ जाता है, टू पाई हट जाएगा। तो फेज डिफरेंस है टू एन पाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस एन लेमडा मतलब जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा। तो इससे सेपरेटेड पॉइंट्स, मतलब ऐसे यहाँ पर पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच कितना आ रहा है, लेमडा जीरो है तो टू लेमडा टू जीरो, मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल सेम है, मतलब एस वन एस टू रखे हुए हैं 200, और आप इसी लाइन पर बात कर रहे हैं, तो इस सारी लाइन पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि दोनों सेम लेंथ ट्रेवल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, कितनी मैक्सिमम है, पहला फार्मूला ये लिख लो, आई आर इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव नॉट, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पहला फार्मूला है आपका, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव नॉट। तो ये मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दोनों वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर आ गई, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर आ गई। जब cos फाइव नॉट को वन डालोगे तो अपने आप ही बनेगा ना, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन। और अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे